दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। झारखंड में नियुक्तियों को लेकर जल्द होगी वैकल्पिक व्यवस्था। झारखंड में 1932 के खतियान आधारित नियोजन नीति और ओबीसी सहित अन्य वर्गों की आरक्षण सीमा को बढ़ाने संबंधी बिल को केंद्र सरकार को भेजने के आग्रह को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस से मुलाकात की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि एक साजिश के तहत झारखंड के मूलवासी, आदिवासी, अल्पसंख्यक और पिछड़े वर्गों के अधिकारों को छीना जा रहा है। जेपीएससी को हाईकोर्ट का आदेश, वेबसाइट पर जारी करे कट ऑफ मार्क्स। झारखंड उच्च न्यायालय में 7वीं 10वीं जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कट ऑफ मार्क्स जारी करने को लेकर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद उच्च न्यायालय ने लिखित आदेश देते हुए जेपीएससी को कहा है कि 3 सप्ताह के भीतर वेबसाइट पर कट ऑफ मार्क्स जारी करें। यह कट ऑफ मार्क्स कैटेगरी वाइज जारी करें, वहीं उम्मीदवारों के अंक भी जारी करें। हाईकोर्ट ने कहा कि अगर ऐसा नहीं होता है तो कोर्ट इसे कंटेम्प्ट मानकर सुनवाई करेगी। झारखंड विधानसभा में पेश हुआ 8,533 करोड़ का द्वितीय अनुपूरक बजट। झारखंड विधानसभा में वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 8,533 करोड़ रुपए का दूसरा अनुपूरक बजट पेश किया। बजट पर बुधवार को सदन में चर्चा होगी। अनुपूरक बजट में सबसे अधिक राशि 3,733 करोड़ रुपए ऊर्जा विभाग को मिला है। वहीं सरकार ने सदन में 3 विधेयकों को भी वापस लिया। झारखंड में दिसंबर माह के अंतिम सप्ताह में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की तापमान में होगी गिरावट। झारखंड में मंगलवार के बाद आसमान में बादल छाएंगे और थोड़ा न्यूनतम तापमान में वृद्धि होगी। मौसम विभाग के अनुसार बताया गया है कि दिसंबर माह के अंतिम सप्ताह और जनवरी 2023 के प्रथम सप्ताह में तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होगी। तापमान में गिरावट के चलते राज्यवासियों को अत्यधिक ठंड और कंपकपी का सामना फिर से करना पड़ेगा। मनरेगा की तरह जारी रहेगी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। कोरोना महामारी के दौरान गरीबों के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत की थी, जिसमें हर महीने गरीबों और ज़रूरतमंदों को 5 किलो फ्री अनाज दिया जाता है। यह योजना इसी महीने समाप्त होने वाली है, लेकिन खबरों को माने तो इस योजना को दिसंबर के बाद भी जारी रखा जा सकता है। सरकार पीएमजीकेएवाई के विस्तार पर विचार कर रही है। खबरों को माने तो पीएमजीकेएवाई योजना का विस्तार उच्चतम स्तर पर किया जाएगा, क्योंकि योजना के किसी भी विस्तार के लिए अनाज भंडार के संबंध में सरकार अच्छी स्थिति में है। हालांकि इस पर अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना मार्च 2023 तक बढ़ाया जा सकता है। अप्रैल 2020 में गरीबों और ज़रूरतमंदों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत की गई थी। 12वीं में 75% से कम नंबर वाले को आईआईटी एनआईटी में नहीं मिलेगा एडमिशन। आईआईटी और एनआईटी में दाखिले के लिए 12वीं में 75% अंकों की बाध्यता फिर से लागू कर दी गई है। इससे 2021 और 2022 में 12वीं में 75% अंक हासिल नहीं करने वाले सामान्य वर्ग के रिपीटर छात्र आईआईटी और एनआईटी में दाखिले की दौड़ से बाहर हो सकते हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने ज्वाइंट इंट्रेंस एग्जाम 2023 की फॉर्म फिलिंग ऑनलाइन शुरू कर दी है। लगभग 4 दिन में 60,000 से अधिक विद्यार्थियों ने आवेदन कर दिए हैं। परीक्षा में हर वर्ष लगभग 10 लाख विद्यार्थी शामिल होते हैं, लेकिन इस बार परीक्षा देने वाले लाखों की संख्या में छात्र संशय में है। इसका कारण है पिछले 3 वर्षों से कोविड-19 के चलते बोर्ड की पात्रता में छूट को हटाए जाना। नोटिफिकेशन में 2019 तक जो नियम थे उन्हें दोबारा लागू करने की बात कही गई है। इसके तहत जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 75% अंक और एससी एसटी के लिए 65% अंक की पात्रता लागू होती थी। पुडुचेरी, लक्षद्वीप, गोवा सामाजिक प्रगति में सबसे आगे। पुडुचेरी, लक्षद्वीप और गोवा सामाजिक प्रगति सूचकांक यानी एसपीआई में
सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्य रहे हैं, जबकि झारखंड और बिहार का प्रदर्शन सबसे खराब आंका गया है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद यानी ESCPM ने यह रिपोर्ट तैयार करवाई है। इस रिपोर्ट के अनुसार आइजोल, सोलन और शिमला सामाजिक प्रगति के मामले में 3 सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले जिले हैं। यह रिपोर्ट प्रतिस्पर्धा संस्थान और गैर लाभकारी संगठन सोशल प्रोग्रेस इम्परेटिव ने तैयार की है। इसके लिए SPI को आधार बनाया गया है, जो देश में राष्ट्रीय और उपराष्ट्रीय स्तर पर देश की सामाजिक प्रगति को मापने का पैमाना है। रिपोर्ट के अनुसार सभी राज्यों में पुडुचेरी का SPI स्कोर सबसे अधिक 65.99 रहा। लक्षद्वीप और गोवा का 65.89 और 65.53 के स्कोर के साथ क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। देश में पिछले 24 घंटे में मिले कोरोना के 112 नए मामले। भारत में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 112 नए मामले सामने आने से देश में अब तक संक्रमित हो चुके लोगों की संख्या बढ़कर 4,46,76,199 पर पहुंच गई हैं, जबकि उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 3,490 रह गई हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मंगलवार सुबह 8 बजे तक अद्यतन आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में संक्रमण से 3 और मरीजों की मौत से देश में मृतकों की कुल संख्या बढ़कर 5,30,677 हो गई हैं। मौत के नए मामलों में केरल में 2 और महाराष्ट्र में 1 मरीज की जान गई। मंत्रालय की वेबसाइट के अनुसार उपचाराधीन मरीजों की संख्या संक्रमण के कुल मामलों का 0.01% है, जबकि कोविड-19 से रिकवर होने वाले लोगों की दर बढ़कर 98.8% हो गई है। बीते 24 घंटे में उपचाराधीन मरीजों की संख्या में 69 की कमी दर्ज की गई है। आंकड़ों के अनुसार कोविड-19 से उबरने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 4,41,82,032 हो गई हैं, जबकि मृत्यु दर 1.19% है। वहीं देशव्यापी कोविड-19 रोधी टीकाकरण अभियान के तहत अभी तक 220 करोड़ खुराक दी जा चुकी है। गौरतलब है कि भारत में 7 अगस्त 2020 को कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या 20 लाख, 23 अगस्त 2020 को 30 लाख और 5 सितंबर 2020 को 40 लाख से अधिक हो गई थी। 1 जनवरी से बदल जाएंगे क्रेडिट कार्ड के नियम। क्रेडिट कार्ड को लेकर कई अहम बदलाव होने वाला है। कई बैंकों ने इनकी सूचना भी ग्राहकों को भेजना शुरू कर दिया है। बता दें कि 2022 में मिले रिवार्ड पॉइंट 31 दिसंबर तक लैप्स हो जाएंगे, इसलिए उनका इस्तेमाल ग्राहकों को कर लेना चाहिए। इसके अलावा भी कई अन्य नियम हैं जो क्रेडिट कार्ड पर लागू होने वाले हैं, इसलिए नए साल से क्रेडिट कार्ड यूज करते समय पहले बैंक की ओर से भेजे SMS जरूर पढ़ लें, अन्यथा नुकसान उठाना पड़ सकता है। नेपाल में 16 भारतीय दवा कंपनियों को किया गया प्रतिबंधित। नेपाल ने 16 भारतीय दवा कंपनियों को ब्लैक लिस्ट कर दिया है। यह प्रतिबंध अफ्रीकी देशों में खांसी के सिरप से बच्चों की हुई मौत के बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से जारी चेतावनी के बाद लगाया गया है। नेपाल दवा प्राधिकरण ने इस संबंध में एक सूची जारी की है। नेपाल सरकार की ओर से जारी इस लिस्ट में योग गुरु बाबा रामदेव की कंपनी दिव्य फार्मेसी भी शामिल है। यह कंपनी पतंजलि नाम के ब्रांड के उत्पादों का निर्माण करती है। बता दें कि गाम्बिया में कफ सिरप पीने के बाद 66 बच्चों की मौत के बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हरियाणा में निर्मित 4 कफ सिरप के बारे में अलर्ट जारी किया था। दावा किया गया था कि बच्चों की मौत मैडेन फार्मास्यूटिकल्स की ओर से निर्मित कफ सिरप पीने से हुई थी। फर्जी खबर फैलाने वाले 3 यूट्यूब चैनल्स बैन। यूट्यूब व तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स फेक न्यूज़ फैलाने का सबसे बड़ा हथियार बनता जा रहा है। फेक न्यूज पोस्टर कर लाखों करोड़ों का व्यू पाकर ये चैनल्स फल फूल रहे हैं। फैक्ट चेक अभियान में PIB ने भी कम से कम 3 ऐसे यूट्यूब चैनलों का भंडाफोड़ किया है जो फेक न्यूज का कारोबार कर देश भर में
फर्जी खबरें वायरल कर रहे थे। इन तीनों चैनल्स के 33 लाख से अधिक सब्सक्राइबर थे। जांच पड़ताल में इनके चैनल्स पोस्ट किए गए सभी वीडियो फर्जी न्यूज वाले निकले, जिनको 30 करोड़ से अधिक बार देखा गया था। पीआईबी की फैक्ट चेक यूनिट द्वारा भंडाफोड़ होने के बाद तीनों चैनल्स को बैन कर दिया गया है। तीनों यूट्यूब चैनल्स सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस, सरकारी योजनाएं, ईवीएम, कृषि ऋणों की माफ़ी समेत खातों में विभिन्न योजनाओं से लाखों रुपए भेजने जाने की फर्जी खबरें बनाकर चलाते थे। झूठी खबरों में ईवीएम से भविष्य में चुनाव होने, सरकारी बैंकों के बारे में झांसा देने वाली सूचनाएं, आधार या पैन कार्ड धारकों के खाते में सरकारी पैसा भेजे जाने की फर्जी सूचनाएं आदि हेडलाइंस से खबरों को पोस्ट किया जाता था। रेलवे ने निकाली 2422 पदों पर भर्ती। रेलवे रिक्रूटमेंट सेल ने एक्ट ऑपरेटिव्स के कुल 2422 पदों की भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक उम्मीदवार आगामी 15 जनवरी 2023 तक इस वैकेंसी के लिए आवेदन कर सकते हैं। मान्यता प्राप्त बोर्ड से न्यूनतम 50% अंकों के साथ 10वीं की कक्षा की परीक्षा या इसके समकक्ष 10+2 परीक्षा प्रणाली के तहत उत्तीर्ण होना चाहिए और इसके लिए राष्ट्रीय परिषद द्वारा जारी अधिसूचित व्यापार में राष्ट्रीय व्यापार प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। चयन अधिसूचना के खिलाफ आवेदन करने वाले सभी उम्मीदवारों के संबंध में तैयार योग्यता सूची के आधार पर होगी।